नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सपना बंसल है। आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर सुनील लाला जी जुड़े हुए हैं यूएसए से। मैं हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद करना चाहूंगी अपनी पूरी टीम के साथ में। और कहते भी हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना से होनी चाहिए, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। और चाहे परेशानियां कितनी भी हों, लेकिन उनके आशीर्वाद के साथ में कभी कभी कहते भी हैं कि जो दवाएं काम नहीं कर पाती वो दुआएं काम कर देती हैं। तो इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी जया जी को कि वो प्रार्थना के साथ में इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। जया जी। धन्यवाद सपना जी। आप सभी का दिन शुभ हो और मंगलमय हो। तो मैं शुरुआत करती हूँ। जिव्या पर हो नाम तुम्हारा, रघुबर ऐसी भक्ति दो, समभावों से कष्ट सहूं बस मुझ में ऐसी शक्ति दो। किन जन्मों में कर्म किए थे आज उदय में आए हैं, कष्टों का कुछ पार नहीं है, मुझ पर वो मंडराए हैं। डिगे न मन मेरा समता से, चरणों में अनुरक्ति दो, समभावों से कष्ट सहूं बस मुझ में ऐसी शक्ति दो। कायिक दर्द भले बढ़ जावे, किंतु मन में क्षोभ न हो, रोम रोम हो पीड़ित मेरा, किंचित मन में क्षोभ न हो। दीन भाव नहीं आवे मन में, ऐसे शुभ अभिव्यक्ति दो, समभावों से कष्ट सहूं बस मुझ में इतनी शक्ति दो। जिव्या मंडराए हैं, डिगे न मन मेरा समता से, चरणों में अनुरक्ति दो, समभावों से कष्ट सहूं बस मुझ में ऐसी शक्ति दो। कायिक दर्द भले बढ़ जावे, किंतु मन में क्षोभ न हो, रोम रोम हो पीड़ित मेरा, किंचित मन में क्षोभ न हो। दीन भाव नहीं आवे मन में, ऐसे शुभ अभिव्यक्ति दो, समभावों से कष्ट सहूं बस मुझ में इतनी शक्ति दो। जिव्या पर हो नाम तुम्हारा, रघुबर ऐसी भक्ति दो, समभावों से कष्ट सहूं बस मुझ में ऐसी शक्ति दो, मुझ में ऐसी शक्ति दो, मुझ में ऐसी शक्ति दो। धन्यवाद। बहुत सुंदर जया जी। आपकी प्रार्थना प्रभु स्वीकार करे, ऐसी मैं विनती करती हूँ। प्लीज म्यूट अदर्स। इट्स माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। विनय प्लीज हैंडल, बाकी के और जो हैं उनको म्यूट कर दीजिए जी। थैंक यू। हमारे साथ में डॉक्टर सुनील लाला जी जुड़े हुए हैं यूएसए से, और बहुत ही सीनियर मोस्ट एमडी एफसीसीपी हैं। और मैं आपके बारे में बताना चाहूंगी कि आप सीनियर फिजिशियन हैं, लाइसेंस्ड फ्लोरिडा में आपने यूएसए में है, और प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में आप चेयरमैन हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी आप कह सकते हैं अमेरिका के डिफरेंट बोर्ड में आप चेयरमैन हैं, मेंबर हैं,
और कोविड पे आपने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो बहुत मान और सम्मान के साथ में मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर सुनील लाला जी। धन्यवाद मुझे यहाँ पे आने के लिए। मैंने छोटी सी एक प्रेजेंटेशन डाली हुई है, उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो मैं भी कहूंगा कि मुझे खुद कोविड हुई थी दिसंबर के एंड में। तो लंग के डॉक्टर होते हुए मैंने भी महसूस किया कि मेरे बॉडी में क्या क्या चीजें हुई। उसके हिसाब से मैंने ट्रीटमेंट भी चेंज की हुई है। तो वही ट्रीटमेंट मैं अभी दूसरे पेशेंट को भी बताता रहता हूँ। पहले कि कोविड में के सिम्टम्स क्या होते हैं, तो कुछ ही भी सिम्टम्स हो सकते हैं। खांसी हो सकती है, बुखार हो सकता है, गले में खराश हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, सर्दी हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है, डायरिया हो सकता है, फटीग और टायर्डनेस हो सकता है, लॉस ऑफ स्मेल, स्मेल नहीं कर सकते बराबर से, टेस्ट नहीं कर सकते बराबर से, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल भी सिम्टम्स, पेट की बीमारी भी हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है। यानी कि ये किसी भी किस्म की बीमारी आप समझेगा तो ये है कोविड। अभी मैं बार बार ये भी कहता हूँ कि लोग कहते हैं वो मुझे फ्लू हो गया है, पर पूरी दुनिया में और स्पेशली अभी हॉटस्पॉट इंडिया में हो गई है। तो जो भी आपको सिम्टम है, मैं कहूँगा कि पहले आपको है कोविड, पीछे से आप बोलेंगे आपको फ्लू है। तो आपको अगर लगता है कि आपकी फैमिली मेंबर पॉजिटिव है कोविड की, तो आप भाग भाग के टेस्ट के पीछे नहीं जाइए, क्योंकि ये अब है ही कोविड। टाइम कोर्स है कोविड का। जैसे आपका एक्सपोजर होता है तो 3 से 4-5 दिन में आपको कुछ सिम्टम होती नहीं है। सिम्टम चालू होती है 3-4-5 दिन के बाद में। फिर टायर्डनेस, फटीग, फीवर होता रहता है। और उसके बाद में 10 दिन के बाद में आपकी इन्फेक्शसनेस खत्म होती है, यानी कि आप दूसरे लोगों को ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं इन्फेक्शन। तो उसके बाद में आपकी आइसोलेशन खत्म हो सकती है सिम्टम चालू होने के 10 से 14 दिन के बाद में। तो जब भी पहला शुरू होता है तो आपको होती है कि जो वायरस के जैसे होता है, जैसे फ्लू की बीमारी होती है, फीवर होता है, फटीग होता है, डायरिया होता है। तो ये है वायरल फेज। ये कम से कम चलता है 5 से 7 दिन। उसके बाद में चलता है इन्फ्लेमेशन फेज और लंग फेज। तो जैसे आपको बताया कि पहले होती है एक्सपोजर वायरस की, 3-4 दिन लगते हैं वो वायरस को आपके बॉडी में घुसने में और सिम्टम पैदा करने में। तो उसमें आपके पहले सिम्टम, जैसे हम पहले स्लाइड में दिखाए, होते रहते हैं फीवर, सोर थ्रोट, फटीग, जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और सिम्टम्स आ रही है वो थोड़े बाद में आने लगती है। तो 8वें दिन के बाद आपको लगता है कि 8 दिन का आपको फ्लू हो गया है, यहाँ पे अभी ये चीज खत्म हो गई। तो मैं पहले चीज कहूंगा ये बीमारी फ्लू है ही नहीं, ये तो बिल्कुल दूसरी खतरनाक बीमारी है, ये फ्लू है ही नहीं। तो सभी लोग अभी क्या दिन हो गए उठ के चले जाओ, बट आपका जो मैं कहता हूँ जंग बॉडी में चालू हो गया है वो 8वें दिन पे चालू होता है। और 8वें दिन के साथ में स्टेरॉइड भी जो है, स्टेरॉइड भी जो है आपको प्रॉब्लम होती है। तो मेरा कहने का ख्याल है कि जैसे आपके सिम्टम शुरू हो जाए, एक्सपोजर होता है, उसी टाइम से आपको ट्रीटमेंट शुरू कर देनी चाहिए। नहीं तो आप जाएंगे टेस्ट का रिजल्ट फिर लेवेट करेंगे तो उसमें आपके 4-5 दिन ऑलरेडी निकल गए हुए हैं, ये वायरस ऑलरेडी बॉडी में सेटल। कजन की डेथ हो गई कल। My request to everyone, please mute your mic. कल डेथ हो गई मेरी कजन की। अभी please wait, we will raise the question. Just a minute. Wait for the minute. Wait for the minute, please. 42 का था। जो फेज पहले है वो है, कहते हैं वायरल फेज है, जहाँ पे आपको वो सिम्टम्स होते रहते हैं। तो उसमें जो ट्रीटमेंट चलनी चाहिए वो एंटीवायरल ट्रीटमेंट चलनी चाहिए। तो उसमें इनिशियली सही आइवरमेक्टिन शुरू कर दे, जो इंडिया में फ्रीली अवेलेबल है। लेकिन जब भी आप अस्पताल में जाते हैं आप इस फेज में जाने लगते हैं।
अभी लोग कहते हैं अस्पताल भागते रहते हैं कि रेमडेसिविर के लिए पैसे दो, लाखों में पैसे मैंने सुना कि इंडिया में जा रहा है, पर वो इस फेज में काम नहीं करने वाला है। वो इनिशियल फेज में काम होने वाला है, लेकिन बाद में काम नहीं होने वाला बराबर से। और WHO की भी काफी स्टडीज है कि रेमडेसिविर से इतना फर्क पड़ा नहीं है। तो मेरी विनती है सब लोगों से, इतने लाखों पैसे प्लीज खर्चा ना करो, क्या करो, क्योंकि इतनी सक्सेस देखी नहीं है हमने रेमडेसिविर के साथ में। तो जैसे इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है 8 दिन के बाद में, तो आपकी ऑक्सीजन लेवल गिरने लगती है। तो उस टाइम पे आपको स्टेरॉइड थेरेपी शुरू करना चाहिए, और वो भी हाई डोज में शुरू करना चाहिए। तो जैसे इन्फ्लेमेशन बढ़ते जाता है, आपकी ऑक्सीजन लेवल गिरती जाती है और प्रॉब्लम शुरू होते जाता है। आप अस्पताल में इस दिन पे पहुंचते हो, और यहाँ से मैं कहता हूँ कि आपका जो प्लेन है वो 50,000 फीट से अभी 15,000 फीट पे आ गया हुआ है। अभी आप उसको नोज डाइव से बचाना चाहते हैं कि कैसे उसको क्रैश ना हो जाए, लेकिन प्रॉब्लम है कि हम उसको जब भी 50 से 40,000 फीट पे आ गए, उसमें उसका टेक केयर नहीं कर रहे हम। तो मेरा विनती है सब लोगों से, जैसे सिम्टम शुरू है तभी से ही चालू कर दो ट्रीटमेंट। तो पहले आपकी ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल बराबर होती है, इंक्यूबेशन पीरियड, सिम्टोमेटिक पीरियड पहले 7 से 8 दिन में, पर उसके बाद में आपका वायरस, उस टाइम पे आपकी वायरस फेज है, तो आपको रेमडेसिविर इस फेज में ट्रीटमेंट शुरू होगी, लेकिन इस फेज में आप घर पे बैठे हुए हैं। ये अमेरिका में भी हो रहा है, ये इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, अमेरिका की भी प्रॉब्लम है कि जब हम रेमडेसिविर देना शुरू करते हैं, वो इस फेज में देना शुरू कर देते हैं, तो उसकी इफेक्टिवनेस काफी कम है। तो प्लीज लाखों में प्लीज कोई ना पैसा खर्चा करे, क्योंकि उसकी इफेक्टिवनेस इतना भी ज्यादा नहीं है। ओके, उसके बाद में शुरू होती है लंग फेज, जिसमें आपकी ऑक्सीजन लेवल गिरते जा रही है। अब तब आपको आपकी सांस में तकलीफ हो रही है और आप अस्पताल जा रहे हैं। तो ये आज मैंने पेशेंट का कैच स्कैन निकाला। ये पेशेंट का नॉर्मल कैच स्कैन है। ये आपके लंग की नली जा रही है नीचे, राइट साइड में जा रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है, और छोटे छोटे उसके ब्रांचेस होते जा रहे हैं। जब कोविड का पेशेंट है, ये मैंने एक ट्रीटमेंट की हुई है उसकी, ये घर गया अब। ओके, ये डराने की बात है ही नहीं, पर खाली एम्फेसिस दिखाना कि कैसे कोविड लंग के बॉटम में सेटल हो जाती है। तो जैसे वो ट्रीटमेंट जो मैं कह रहा हूँ कि जगह आपकी लंग के बीच में बेसिस में कोविड अटक जाता है, तो आप ऑक्सीजन पहुंचा नहीं सकते आपके ब्लड स्ट्रीम को। लेकिन अगर उस सेम ही लंग को आप एफर्ट करेंगे उसको ज्यादा एक्सपैंड करने को, तो आपकी ऑक्सीजन लेवल रहेगी बराबर से। तो ये है एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पिक्चर कोविड की लंग के अंदर। तो ये जो है, ये जैसे सेल के अंदर बाल है, या उसको मेडिकल टर्म में कहते हैं सीलिया, और ये जो रेड है वो है कोविड। ये बिल्कुल वो सीलिया के अंदर अटक गया है और पूरा एक मुश्क कर दिया कि वो जो सीलिया है, जो बाल है सेल्स के ऊपर, पूरा अटका दिया हुआ है, नेट के फिश नेट के जैसे पूरा उसको अटका दिया है। वो ये बाल बिल्कुल हिल ही नहीं सकते। तो इसके लिए जो लंग में म्यूकस अटका हुआ है वो निकलता नहीं है। तो ये पिक्चर में मैं दिखा रहा हूँ कि जैसे जो बाल है, जो सीलिया है ईच सेल के ऊपर, और ये है म्यूकस। सो नॉर्मली आप खांसेंगे तो ये पूरा म्यूकस यहाँ से ऊपर निकल जाएगा, लेकिन ये डैमेज हो गया हुआ है, यहाँ पे फिश नेट लगा दी हुई है, तो म्यूकस लंग के अंदर अटका हुआ है। और जैसे अटका हुआ है, जैसे मैंने वो पिक्चर में दिखाया लंग के बेस में, तो यहाँ पे पूरा म्यूकस पूरा ही अटका हुआ है। मैंने खुद ऐसे महसूस किया हुआ है जब भी मुझे कोविड था। तो जैसे ये म्यूकस हम लूसन अप कर देंगे, मेडिसिन के कर देंगे, और अलग चीजों से मैं अभी आगे स्लाइड में बताऊंगा कैसे उसको लूसन अप भी कर सकते हैं। तो मेडिसिन के हिसाब से पहले है ग्वाइफेनेसिन, नेबुलाइजर ट्रीटमेंट होता है।
तो नेबुलाइजर ट्रीटमेंट में मैं कहूँगा कि अगर घर में नहीं फैलना है, नेबुलाइजर का जो धुआं है वो आप खिड़की के बाहर करिए, जो धुआं है वो खिड़की के बाहर छोड़िए, तो उसके साथ में किसी के पास घर पे इन्फेक्शन ना हो। तो उस नेबुलाइजर ट्रीटमेंट में दवाई दे के डॉक्टर लोग उसके लिए प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एक दूसरी ट्रीटमेंट में कहूँगा कि खांसी की दवा ना लीजिए। इसमें खांसी बहुत होती है क्योंकि वो म्यूकस को बाहर निकलना पड़ता है, लेकिन उसमें खांसी का दवा ना लेगे तो वो म्यूकस अटका रहेगा तो आपकी लंग कोलैप्स होती जाएगी। तो ये म्यूकस को लूज करके बाहर निकालना है कि आपके डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट उसकी बिल्कुल दे सकते हैं कि वो म्यूकस कैसे बाहर निकाल सकते हैं। मैं पेशेंट को जब भी अस्पताल में जाता हूँ, मैं उनको कहता हूँ कि पहले कि मेरी ट्रीटमेंट 50% होने वाली है, आप खुद की ट्रीटमेंट 50% खुद करिए। ओके, उसमें मैं कहता हूँ कि बाहर आप बैठो, जैसे आप मैंने आपको पहले बताया कि वायरस की फेज है, आपको थकावन है, फटीग है, फीवर है, फिर भी आप पुश करके बिस्तरे से बाहर रहिए। ओके, अगर आप बिस्तरे में रह गए तो फिर जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने पेट के ऊपर सोइए, उसे प्रोनिंग पोजीशन होगी, तो उसके साथ में जो लंग के बेस है, जो मैंने दिखाया जो अटका हुआ है, वो खुल जाएगा, उसको ड्रेनेज मिलेगी। ओके, अगर आप कुर्सी में बैठते हैं तो मैंने खुद ये खुद ट्राई करके देखा कि मेरे बॉडी में कितना फर्क पड़ा। तो मैं जब सीखता तो मैंने सूर्य नमस्कार किया, तो उसमें मैंने फिर सोचा कि लंग का क्या हिसाब है ये सूर्य नमस्कार में। तो आगे एक पिक्चर में बताता हूँ कि ये है सूर्य नमस्कार। जो एल्डरली पेशेंट है, जो कर नहीं सकते, वो कुर्सी पे बैठ के पैर को पकड़ सकते हैं, उसमें भी ये लंग की ड्रेनेज हो सकती है। आप अभी ग्रेविटी के साथ ये लंग के साथ ड्रेनेज हो रही है। जितना म्यूकस अटका हुआ है वो खुद ब खुद ग्रेविटी के साथ निकलता जाएगा। अलग अलग पोजीशन है सूर्य नमस्कार के, और अलग अलग भाग है लंग के जो ड्रेन होते जाएंगे। मेरे हिसाब से जो स्पेशली अगर यंगस्टर लोग हैं, अगर ये कर सकते हैं तो ये तो बेस्ट टेक्निक था मुझे। कभी कभी इसको कहते हैं डाउनवर्ड डॉग, इट्स आल्सो पार्ट ऑफ द सूर्य नमस्कार। इसमें भी काफी सारा ग्रेविटी करके यहाँ पे प्रोनिंग भी हो रही है, ग्रेविटी भी है और ड्रेनेज भी हो रहा है। तीन एडवांटेज हो रही है इस चीजों। ये मैं दिखाऊंगा कि ये नाम कैसे आया कोरोना। ये है सूर्य महाराज हमारे, और ये है पूरा सूर्य ग्रहण। और जो सूर्य ग्रहण में जो भाग दिखता है सूर्य का, उसको बोलते हैं कोरोना। ओके, और ये जो कोरोना नाम वायरस का निकला हुआ है, वो अब अभी देखिए और मुझे बोलिए कि ये सूर्य ग्रहण है कि नहीं। थैंक यू। हाँ, थैंक यू डॉक्टर, आपने बहुत अच्छे से सारी चीजें डिफाइन करी और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास नहीं थी वो भी आपने बताई। मैं चाहूंगी 1 by 1 अपने हैंड रेज कर दीजिए जिससे कि हम शुरू कर सके। यस प्लीज। अपने हैंड रेज कर दीजिए जिसमें किसी को क्वेश्चन पूछना है। आई मीन मैं Yes, Ashutosh Goyal ji. Yes, you may ask your question. I just recovered from this COVID. After 15 days, I just found that the fever is not going. ये क्या है? Doctor, hello, am I audible? Yes, you are audible. Okay. With the recommendation of the doctor, I just got the urine test and the other test, blood test, and I found that there is a infection of this UTR. Is there particularly anything which I can do for it? I just started the antibiotics for this infection. Other than that, is it something like I cannot go to office? I'll have to stay at home to come out of it? I think जब तक आपको फीवर हो रहा है तब तक आप घर पे रहिए। मैं कहूँगा कि ये कोविड के बाद में वीकनेस बहुत सारी होती है बॉडी के अंदर, जैसे मैंने आपको बोला हुआ कि मुझे खुद महसूस हुआ है। तो ये वीकनेस बिल्कुल ही फ्लू नहीं है कि 4 दिन की बीमारी है। ये वीकनेस जो है तो थोड़ा लंबा चलने वाली है। तो ऐसे भी नहीं कि ज्यादा एक्सरसाइज करिए, बिकॉज ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो उससे भी टायर्डनेस बहुत ज्यादा महसूस हो जाता है। तो स्लो एंड स्टेडी
टेक योर टाइम, इसमें घबराने की बात नहीं है। ये कोविड के बाद में पूरे आपके बॉडी को भी काफी वीकनेस हो गया है एंड यू आर मोर प्रोन टू गेटिंग मोर इन्फेक्शंस, तो इसके लिए आपकी ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक से आपके डॉक्टर बराबर कर रहे हैं। Thank you. Okay. Ashutosh ji, are you satisfied with your answer? You want to ask something else? No, that's it. If anything I can do for treatment of UTR at home. आई थिंक आपके डॉक्टर के पास एंटीबायोटिक करानी पड़ेगी आपको। जी, एंटीबायोटिक दवा उन्होंने स्टार्ट कर दी है। हाँ, तो उसके साथ में यू नो विटामिन्स भी प्लीज लीजिए। लेकिन सर विटामिन्स लेना है, तो मल्टीविटामिन्स, जिंक और लिम्सी तो बंद कर दिया है, कहते हैं विटामिन सी लिम्सी नहीं ले हम। विटामिन सी ले रहे हैं ना? हाँ, नेचुरल फॉर्म में बोला है, वो लिम्सी वगैरह बंद कर दिया है। नहीं, वो चालू ही रखिए बिकॉज ये इन्फ्लेमेशन चालू है। जो पहले आप पहले आप ले रहे थे विटामिन सी एटलीस्ट 2000 a day। राइट, ओके, थैंक यू। Okay, आशुतोष जी। नेक्स्ट वी हैव बीपी चोपड़ा जी। जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है बीपी चोपड़ा जी, आपकी वॉइस हम तक नहीं आ रही है। एक बार अपना I was at I'm already unmuted. Now जी it's जी, okay yes please। because I was at a distance, so sorry. हाँ, Doctor, good evening. I have just passed by my 14-day of, in fact, 15 day from the onset of COVID. So there is hardly any symptom. Yeah, weakness and all, as you said, it persists fine. My single issue was that doctor has now prescribed that you should get your CRP done. Is it must to get the CRP done because CRP is an inflammation marker? I think my original condition, because I have been diabetic for quite some time, so 70 age is 70 plus. So is it a must to get the CRP done? नॉर्मली 14 डेज के बाद में मोस्ट ऑफ द इन्फ्लेमेशन, अगर सिम्टम्स नहीं है, ऑक्सीजन लेवल ठीक है आपका, वो आप प्लीज मॉनिटर करिए पल्स ऑक्सीमीटर के साथ में। सांस नहीं हो रही है, तकलीफ नहीं हो रही है सांस में, तो शायद आप रिकवर हो गए with minimal symptoms. Thank God for that. So I think you can probably bypass the blood work. Bypass the CRP. Okay. Yeah. Because that whatever the marker comes out to be, that may be an indicator of my original condition, which was a slight bit of osteoporosis and all. So it won't be indicative of anything, that's what I feel. I won't take much of your time. That should be okay. Yeah, thank you, sir. Yeah. यस, नेक्स्ट वी हैव सुरेंद्र शर्मा जी। सुरेंद्र जी, आप पूछिए अपना क्वेश्चन। जिसको भी क्वेश्चन पूछना है प्लीज अपना हैंड रेज कर दीजिए सो दैट। सपना जी, थोड़ा वो स्लाइड शो का वो वाला रिमूव कर दीजिए ना, थोड़ा सब दिखेंगे। हाँ, डॉक्टर साहब आप स्लाइड शो का प्लीज जी रिमूव कर। जी, थैंक यू फॉर टेलिंग अस। यस, हाँ सुरेंद्र जी, मैम मेरे को मेरा क्वेश्चन ये था कि कुछ जो पेशेंट्स जो डायबिटिक हैं और क्या वो कोवैक्सीन लगवा सकते हैं, और तब उनको एम्पिसिलिन जो इंजेक्शन है वो रिएक्शन करता हो। कोविड वैक्सीन के बाद में एम्पिसिलिन इन्फेक्शन, एम्पिसिलिन उनको ऑलरेडी रिएक्शन करता है, तो क्या उस केस में वो कोवैक्सीन लगवा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। एम्पिसिलिन का रिएक्शन अगर सिवियर ना हो
अगर माइल्ड रिएक्शन है तो फिर बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर एनाफिलैक्सिस हो या वेरी सिवियर रिएक्शन हो तो फिर डिपेंडिंग ऑन द टाइप, रिएक्शन का टाइप क्या है, सिवियरिटी क्या है, उसके हिसाब से। मेरा जानने का मतलब ये था सर कि क्या इसमें कोई एम्पिसिलिन का डोज भी है या मतलब इससे ये मतलब इसमें कोई भी डोज नहीं मिलती है एम्पिसिलिन की? एम्पिसिलिन का अगर रिएक्शन है तो फिर एम्पिसिलिन नहीं दे सकते। ओके, थैंक यू। ओके, अतुल जैन जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी अतुल जैन जी। जी, thank you, Dr. Sapna Bansal, and thank you very much, Dr. Sunil Lala. You have explained about COVID in a very simple way, and perhaps it was understandable to each and every person easily. मेरा सवाल बहुत सिंपल है कि कोविड से बचाव के लिए जो भी चीजें बताई जा रही हैं, सारी चीजें ज्यादातर लोग अपना रहे हैं। उसके बावजूद भी घर में रहते हुए कौन कौन से ऐसे खतरे हैं जिनसे बचना चाहिए कोविड स्प्रेड करने में, और क्या क्या हमको सावधानी बरतनी चाहिए कि घर में भी रहते हुए, क्योंकि चीजें आ रही है खाने के लिए और तमाम चीजें। तो डॉक्टर साहब से हम ये जानना चाहते हैं कि व्हाट आर द एग्जैक्ट सोर्सेस फॉर द स्प्रेड ऑफ दिस कोविड। तो अगेन घर में मैं कहता भाजी वाला आएगा, दूध वाला आएगा, गोरखा आएगा, कोई ना कोई आता ही रहता है। तो पहले तो डबल मास्क करके रखिए। जैसे और खोलेंगे के पहले आप डबल मास्क कर लीजिए। ओके, और अगर कोई भी है उनको कहो सामने से रख दो और वो चले जाए, फिर उसके बाद में आप अपना पैकेट और जो भी है आप ले सकते हैं। तो अब कहते हैं कि ज्यादा अभी सरफेस से ज्यादा स्प्रेड नहीं हो रहा है। पहले तो हम सभी लोग यहाँ पे भी सब चीजों को बराबर पहुंच के फिर ले लेते थे, या अगर सामान खराब नहीं होने वाला है, पैकेट में है, तो हम पैकेट तो उसको 24 आवर रख देते थे, फिर उसको उठा देते थे। थैंक यू डॉक्टर साहब। जो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं उनको कैसे क्लीन करें? होना चाहिए जो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये कविता गर्ग जी बहुत देर से हैंड रेज कर रही हैं। जी कविता जी पूछिए अपना क्वेश्चन। जी थैंक यू डॉक्टर सपना। जी डॉक्टर सपना, वैसे तो मेरा सवाल कोई बहुत, आपका माइक म्यूट हो गया है कविता जी। हेलो, हाँ जी बोलिए। मुझे ये पूछना था डॉक्टर साहब से, मेरे दोनों वैक्सीन वैसे लग चुकी है, दोनों डोज, सेकंड डोज को भी 10 डेज हो चुके हैं, लेकिन मैं कुछ ये महसूस कर रही हूँ, एसिडिटी होती है ना, ये सांस फूलती है तो और तेज जलन होती है। तो किसी बीमारी से रिलेटेड तो नहीं है कुछ? केवल मैं बीपी की टैबलेट ले रही हूँ इस टाइम पे कई साल से मेरी बंदी हुई है बीपी की, एम्लोप्रेस 80। तो इतनी जलन है गले से यहाँ तक कि कभी कभी ऐसी सांस फूलती है, बहुत तेज जलन होती है सांस के साथ। तो ये वैक्सीन का रिएक्शन लगता नहीं है मुझे, ये लगता है कि आपको शायद हार्ट बर्न या एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे एसिडिटी की टैबलेट लेनी चाहिए कोई? ट्रीटमेंट ले लीजिए। अच्छा, मतलब कोई वैसे किसी बीमारी से रिलेटेड तो कुछ नहीं लग रहा है? ना डरिए मत आप इतना। नहीं, डर नहीं रहे, लेकिन बस मैंने अपनी प्रॉब्लम शेयर करी है आपसे इसलिए ये कोविड टेस्ट करा चुकी हूँ, नेगेटिव आया है, बस थोड़ा सा हिम्मत ले रही हूँ कि क्या करना चाहिए मुझे। टेस्ट उस टाइम करिए जब ये सिम्टम हो, ऐसे जाके कोविड टेस्ट ना कराइए। तो अगर हाँ हो तो फिर जो आपका सिम्टम है वो लग रहा है कि हार्ट बर्न का ज्यादा सिम्टम हो रहा है। अच्छा, नहीं वैसे कोई हार्ट से रिलेटेड तो नहीं है? सांस सी फूलती है आगे पीछे, कमर की पीछे बैक साइड में भी पेन रहता है, लंबाई में बिल्कुल।
नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नहीं है तो तो मुझे खाने पीने में भी क्या कुछ गर्म चीज नहीं लेनी है या कुछ एहतियात बरतनी है? गरम चीज ना लीजिए। अच्छा, तो जैसे आजकल के उसमें डॉक्टर कह रहे हैं ठंडा भी ना लें और ये एसिडिटी में गर्म भी ना लें, इस तरीके से मैनेज करें थोड़ा सा बस। डॉक्टर साहब, ना डॉक्टर गरम लेने दे रहे हैं ना डॉक्टर ठंडा लेने दे रहे हैं। करिए। क्योंकि रात में बिल्कुल ठंडा ही दूध पिया था, विदाउट फ्रीज और विदाउट हॉट किए। जी जी, ओके, नेक्स्ट वी कैन आस्क द क्वेश्चन। जी बिपिन अग्रवाल जी, जी यू मे आस्क योर क्वेश्चन। जी आपका माइक म्यूट है, माइक अनम्यूट करिए। माइक आपका अनम्यूट। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर, नमस्कार डॉक्टर साहब को नमस्कार। मैं ये जानना चाह रहा था कि परिवार में अगर एक मेंबर को कोरोना हुआ है या कोई प्रॉब्लम है जिसको नहीं है, उसको कोई दवा लेनी चाहिए? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, परिवार में अगर किसी एक मेंबर को तबीयत खराब है तो बाकी जो बच्चे हुए उनको कोई दवा लेनी चाहिए? मैं आपको दिखाने वाला हूँ, 1 मिनट। ये दिख रहा है आपको? जी जी, स्क्रीन दिखाई दे रही, जी जी दिखाई दे रही है स्क्रीन। This is what we say is prevention protocol. Yeah. इसमें विटामिन D3, विटामिन D है 3000 units, विटामिन 2 units 1 per, zinc है। जी। There is a medicine called Qusortin that helps with the zinc to go in. It's 250 milligrams. जी। And then there is another medicine Sir, called actually the ivermectin. screen is not visible, sir. It's not visible. Doctor, please open that file. That is visible. Screen is very well visible, but we need to open that file. The file is not open. डॉक्टर साहब आपकी वॉइस भी थोड़ी कम आ रही है, प्लीज। हाँ, यस यस, नाउ वी कैन सी। थोड़ी वॉइस कम आ रही है, यस। अगर इसको फुल स्क्रीन मोड में ले आएंगे डॉक्टर साहब तो सबको दिखाई देगा। अच्छा, ओके। नाउ इट्स ओके। डॉक्टर फुल स्क्रीन में ले आए इसको। Now it's okay. Perfect. Vitamin D3 है 1000 to 3000 units. Vitamin C at about 2000 units per day. Qusortin of 250 milligrams per day. Zinc 30 to 40 milligrams. And ivermectin has also been given in prophylactic dose, 0.2 per kilo for day 1, and then repeat after 48 hours and then once a week. Okay. And of course, there is that early treatment protocol too, in which the doses are increased. Vitamin D3 is at 4000 units, vitamin C at 2000 units. Zinc is now increased to 100 milligrams. Okay. Aspirin every day. Yeah. And then ivermectin at 0.4 milligram per kilo. Okay. And then steam inhalations. And monitoring of the oxygen. Okay. जी। Thank you, sir. Okay. Okay. जी,
नेक्स्ट वी हैव मधुमिता करजी जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। डॉक्टर ये यस गुड मॉर्निंग ऑल। मेरा क्वेरी था, जो मेरा 16th को जो कोविड हुआ था, पॉजिटिव था, 23rd से मैं 21 से मैं दवाई लेना शुरू की। तो अभी कोविड नेगेटिव हो ही जाऊंगी पता नहीं है, लेकिन वो लोग टेस्ट करके 1 मई वो लोग बोला 25 है काउंट, सिटी काउंट 25। तो और कितना दिन मुझे होम आइसोलेशन में रहना पड़ेगा? वो लोग 7 days को बोला था, और बोला था जो अभी भी जिंक और वो सब दे रहे, विटामिन डी, लेकिन वो कितना दिन लूंगी ये चीज मुझे पता नहीं है। जब जा रहे हो तो वो लोग मतलब वो लोग भेज दे रहे दवाई घर पे, तो कितना दिन लेना है? ज्यादा दिन लेने से प्रॉब्लम तो नहीं है? ज्यादा दिन लेने से प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आपके डॉक्टर दे रहे हैं वो बराबर ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ओके। ये ट्रीटमेंट थोड़ी लंबी होने वाली है। अच्छा, कितना दिन उसको लेना है? 16 से मतलब 21 से अगर मैं शुरू की दवाई, एटलीस्ट जैसे आपने शुरू किया एटलीस्ट 2 हफ्ते के लिए तो लेने ही चाहिए। तो मेरा तो अभी तो 2 हफ्ते हो ही गया ना। तो आपका डॉक्टर आपके सिम्टम मॉनिटर करेगा कि क्या हो रहा है, आपकी ऑक्सीजन लेवल टेस्ट करेगा। ऑक्सीजन लेवल सर मेरा ठीक है, 97 98 था जब मैं कोविड सेंटर में थी। यहीं पर हम लोग ISM में कोविड सेंटर है, वहीं पर ही हम लोग थे। वो लोग गेस्ट हाउस को कोविड सेंटर बना दिया, तो प्रॉब्लम नहीं था। फीवर भी 2-4 रोज था, उसके बाद चला गया था, माइल्ड ही हुआ था मेरा। लेकिन दवाई कितना दिन लेना? वो जब ही जा रहे वो लोग दवाई कुछ कुछ दे ही दे रहे, ये लीजिए वो लीजिए। तो ये कोविड की बीमारी बिल्कुल फ्लू नहीं है। ये नहीं है कि 3-4 दिन में ये खत्म हो जाएगी चीजें, तो इसको खत्म होने में टाइम लगने वाला है। तो जैसे डॉक्टर वहाँ पे बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि वो ट्रीटमेंट शुरू ही रखिए। ये बॉडी से निकलने में टाइम लगता है। ओके, अभी तो और कोई सिम्टम्स तो नहीं है, फिर कितना दिन होम आइसोलेशन में रहना होगा? जैसे आपके सिम्टम चालू हुई, जिस दिन से आपकी सिम्टम चालू हुई एटलीस्ट 14 दिन उस दिन से। वो तो हो चुका सर, मेरा 16 से सिम्टम्स चालू हुआ था। तो फिर निकल सकते हैं आइसोलेशन से। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। ओके, नेक्स्ट वी हैव यस रंगावल जी। yes you may ask the question. Yes, please unmute yourself. Yes. Namaste sir, very happy seeing this presentation. It was quite informative. बहुत कुछ जानकर हुआ इससे। हमको ये पूछना था कि ये जो स्टीमिंग करते हैं, आपने जो एक तस्वीर दिखाया जिसमें कोविड का वायरस सब जम के नीचे बैठा हुआ था, ये स्टीमिंग करने से सारा निकल जाता है या दवाई और स्टीमिंग का इफेक्ट है या प्रोनिंग करने से ही निकलेगा? ये how do we get rid of all this which is deposited at the bottom? Right. So all of the different जो चीजें करनी है, सभी चीजें करनी है। ये बड़ा एक खतरनाक I will say कि उसी को मल्टीपल एरिया से दवाई देंगे, प्रोनिंग कीजिए, स्टीमिंग कीजिए, बलगम निकालिए लंग के साथ, तो ये सब करके ही ये ठीक होएगा। तो सभी चीजें साथ साथ में चालू है। But when we can be sure that we are completely free of this? This is a long illness. At least the main thing is that to prevent the oxygen from falling low and getting hospitalized. So doing all of these things, and after that, COVID खत्म होने के बाद भी थोड़े अभी हम देखने लगे कि long term effects हो रहे COVID के. So depending on the symptoms, the vitamins, मैं कह रहा हूँ कि vitamins तो 1-2 महीने तो चालू ही रखो सबके सब। ओके। और हमारे फैमिलीज में अभी 4 लोग कोविड पॉजिटिव हैं out of 6. So and we are trying to take care. सबका ऑक्सीजन लेवल above 97 ही है। Right. As I said, you have to be very careful कि
8वें दिन के बाद में ही चीजें खराब होने लगती है। ओके ओके तो 8वें दिन के पहले जो जैसे ट्रीटमेंट मैंने दिखाई है स्लाइड में वही चालू करके रखिए एंड ओके मॉनिटर ऑक्सीजन क्लोजली। और अगर फ्लेम हो रहा है या बलगम हो रहा है तो उसको मेडिसिन के साथ निकल सकते हैं। ओवर द काउंटर मेडिसिन है। इंडिया में एक दूसरी मेडिसिन है कॉल्ड ब्रोमहेक्सिन जो यहाँ पे नहीं मिलती है। गुआइफेनेसिन है तो उसके साथ में वो भी निकल सकता है। Okay, thank you, sir. Sir, I had angioplasty in 2019, and I am fine now. All my parameters are stable, and I am on blood thinners and anticoagulators. So, what other additional care I need to take? जैसे मैंने स्लाइड में रखा हुआ है ऊपर जो जितने विटामिन है, आइवरमेक्टिन है, आइवरमेक्टिन पहले से ही शुरू करके रख लीजिए। Okay, ivermectin I am taking daily morning. So doctor advised me to take it for 3 days. That's fine. That's fine. As And I said, I'm on. just be careful. Careful between day 8 to day 14. Okay, okay. Day 8 to day 14. Careful means how? What necessary steps I need to take? Shortness of breath ज़्यादा हो सकता है। Okay, okay. Right, sir. Right. Thank you very much, sir. डॉक्टर सुनील, मेरे को कुछ प्रश्न है आपसे। हाँ जी मैं जी जी अरविंद तिवारी। हाँ जी जी जी। डॉक्टर सुनील, ये अभी अतुल ने भी एक प्रश्न उठाया, मैं वही पूछना चाह रहा था कि जो ऑक्सीजन दे रहे हैं लोगों को हॉस्पिटल में और उसमें ब्लैक फंगस नाम की एक बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं, वह वास्तविकता में क्या है? मैंने वो सुनी नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि आपने अभी बोली कि ऑक्सीजन लेवल अगर किसी का कम होता है तो उसको ऑक्सीजन दीजिए। अस्पतालों में ऑक्सीजन दी जा रही है, लेकिन कुछ पेशेंट्स को ऑक्सीजन देने के बाद और स्टेबल नेगेटिव आने के बाद ऑक्सीजन की जब जरूरत पड़ रही है तो ब्लैक फंगस नाम की एक डिजीज की बात चल रही है पूरे पेपरों में, कई जगहों पे। वो ब्लैक फंगस एग्जैक्टली है क्या? मुझे यहाँ डॉक्टर बंसल आप बोलेंगे कुछ? हाँ जी जी जी। अरविंद तिवारी जी, सबसे पहले नमस्कार। ये एक्चुअली अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सर को वहाँ के पेशेंट का बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि सबसे ज्यादा डेथ रेट वहीं हुई थी और डॉक्टर साहब हमारे साथ वहाँ जुड़े हुए हैं। तो ये वाली जो आप बात कर रहे हैं वहां पे इस तरीके के कोई पेशेंट नहीं आए, क्योंकि इसके अलग अलग सिम्टम्स हैं और हर कंट्री में अलग तरीके से ये डील कर रहा है और हर पर्सन में भी अलग तरीके से हो रहा है। किसी को सर दर्द हो रहा है, किसी को गले में दिक्कत है, किसी को फीवर है और किसी को कोई सिम्टम्स नहीं है, उसके बावजूद भी उसको कोविड। जी, इसको डॉक्टर सपना म्यूकोर माइकोसिस कहते हैं यहाँ पर, म्यूकोर माइकोसिस। तो व्हाट इज दिस? इज ब्लैक फंगस is called mucormycosis. तो अगर हाँ डॉक्टर साहब को अगर है आइडिया तो if he can tell. यूजुअली अगर डायबिटिक पेशेंट में वो म्यूकोरमाइकोसिस दिखता है। हमने कोविड के साथ तो नहीं देखा यहाँ पे कोई पेशेंट को। अगला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है सुनील जी, वह यह है कि जो ऑक्सीजन लेवल की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल का एटमॉस्फेरिक कंडीशन से कुछ कनेक्शन है कि ऑक्सीजन जो पोल्यूटेड है हमारी एटमॉस्फेरिक एयर, उसके कारण से हमारे लंग्स इतने कैपेबल नहीं है, कैपेसिटी नहीं है कि वो वातावरण से ऑक्सीजन नहीं ले सकते, इस कारण से ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो रहा है कि कुछ और कारण है? ऑक्सीजन का अभी इसी वक्त के लिए ऑक्सीजन का कारण इसके लिए डाउन हो रहा है क्योंकि कोविड के इन्फ्लेमेशन के लिए। कहने का आशा आपका यह है कि वातावरण में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और ये पेशेंट के ऊपर निर्भर कर रहा है कि उसकी ऑक्सीजन इंटरनल डैमेज की वजह से ऑक्सीजन उसका लंग्स नहीं ले पा रहा है, इस कारण से आवश्यकता पड़ रही है। That is, वो बिल्कुल ठीक है कि उनकी लंग की डैमेज हो रही है, इसके लिए उनकी ऑक्सीजन नहीं जा रही है बॉडी में। तो ये आर्टिफिशियल ऑक्सीजन उसको सेव कर सकती है कि मेडिकेशन? है कि लंग्स का कनेक्शन आर्टिफिशियली ऑक्सीजन देने से तो फिर कनेक्शन नहीं होना चाहिए। इट हैज टू बी फर्स्ट क्लियर्ड, द लंग्स हैव टू बी क्लियर्ड ऑफ द थिंग्स।
तो till the lungs are cleared and जब तक lungs recover होए तब तक के लिए अगर ऑक्सीजन लेवल 92 से कम होते जाए तो फिर ऑक्सीजन एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी। उसके लिए नहीं तो आपको हार्ट की डैमेज होगी, किडनी की डैमेज होगी, ब्रेन की डैमेज होगी। तो अगर जैसे ऑक्सीजन लेवल कम होता जाएगा वो ऑक्सीजन लेना ही पड़ेगा। ओके, मेरा यही प्रश्न था, धन्यवाद आपका। जी थैंक यू। जी नेक्स्ट वी हैव विशाल मलिक जी। जी अपना प्रश्न पूछिए विशाल मलिक जी। यस मैडम, मैम मेरा क्वेश्चन है कि मेरा एक फ्रेंड है, उसका प्लेटलेट काउंट लो हुआ है, तो क्या इसका कोई प्लेटलेट काउंट से भी लिंक है क्या? तो इसमें ज्यादा ब्लड क्लॉटिंग की बीमारी ज्यादा करती है। ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है तो इसके लिए हम दूसरे हेपरिन दे रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए। वो हेपरिन से कभी कभी प्लेटलेट काउंट लो हो सकता है। ओके, सो डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है प्लेटलेट काउंट लो होने का इससे? डायरेक्टली ब्लड के इफेक्ट्स भी है ये कोविड वायरस के, बट नॉट वो मेनली क्लॉटिंग के ऊपर है। ओके ओके। एक मेरा और क्वेरी है कि मैं क्योंकि मेरे को भी कोविड पॉजिटिव है, सो बच्चों का हम लोग कैसे ध्यान रख सकते हैं? बिकॉज बच्चे भी सेम उसमें हैं। आइदर आई आइसोलेटेड देम इनटू द सेपरेट रूम, but still what other precautions I can take? I think mask, hand washing and safe distance. Okay, that we are doing, yeah. Okay, thanks you're welcome. Next we have भावना चोपड़ा जी। जी भावना जी। भगवान जी जी प्लीज ask your question। भगवान चोपड़ा जी, unmute yourself। जी ओके। भव्या गर्ग, यस। थैंक यू मैम। अच्छा हाँ जी सर मेरा क्वेश्चन था, आजकल जैसे अब ये कोविड पेशेंट्स हो रहे हैं और अब उसके बाद जैसे अभी मेरे अंकल को हुआ था जैसे कोविड, अभी आफ्टर 15 days ही डिस्चार्ज फ्रॉम गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली, और उसके बाद जैसे भी डॉक्टर्स ने IL-6 और डी डायमर टेस्ट के रिकमेंड किया हुआ है, तो इसके बारे में पूछना था, ये हमें क्या बताता है? इस टेस्ट के अंदर में क्या पता लगता है? और जैसे ज्यादा आया उनका काफी, तो इस वो डी डायमर सेम चीज है कि ब्लड क्लॉटिंग ज्यादा हो रहा है कोविड के साथ। ओके। तो 1 महीने के बाद में भी लोगों की ब्लड क्लॉट हो रही है। ओके। और लंग्स के अंदर अगर ब्लड क्लॉट होगी, इट इज उसमें सेम डेंजर है जैसे हार्ट अटैक का डेंजर है। तो इसके लिए वो आपके डॉक्टर मॉनिटर कर रहे हैं उसको। ओके। डी डायमर जैसे उनका भी 2400 आया है अभी, काफी हाई है, यानी कि बॉडी में अभी तक इन्फ्लेमेशन काफी चल रही है। अच्छा। और IL-6 उनका 76 आया है। ओके, सो दैट इज अ बेटर नंबर। बट वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए मॉनिटर कर रहे हैं आपके डॉक्टर। बिकॉज एक मैंने एक मरीज को यहाँ पे देखा 4 महीने के बाद उसको ब्लड क्लॉट हुआ। ओके। तो उनके लिए कोई प्रिकॉशन सर, कोई मतलब उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं? हम यहाँ पे पेशेंट अभी अस्पताल से जाते हैं तो उनको ब्लड थिनर के साथ बेचते हैं घर पे 1 महीने के लिए। सर सॉरी सर, ब्लड थिनर के साथ में बेचते हैं उनको 1 महीने। ओके ओके। जी अरुण प्रताप जी मैं देख रही हूँ, वो कोविड पॉजिटिव भी है और थोड़ा सा उनको क्वेश्चन पूछना है। जी आप पूछ सकते हैं। जी अरुण प्रताप जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग मैम। एक्चुअली मेरी रिपोर्ट आई थी। हेलो, हाँ आपकी आवाज आ रही है लेकिन ब्रेक हो रही है। जी अरुण प्रताप। हेलो, हाँ जी पूछिए, अनम्यूट करिए आप अपने आप को। जी अनम्यूट है मैम, अनम्यूट है। हाँ जी हाँ मैम, एक्चुअली मेरी ना रिपोर्ट जो कल आई थी तो वो कोविड पॉजिटिव था, उसमें नंबर शायद 27 समथिंग है, तो आई डोंट नो अबाउट कि क्या उसका स्केल है। तो 27 था उसका जो पॉइंट्स थे।
तो बट मेरे को जो सिम्टम है वो आज मेरे को 11th डे है, मेरे को 11th डे पहले हल्का बॉडी पेन और फीवर हुआ था, तो उसके बाद में मेरे को खांसी कफ ये सारी चीजें होती रही। तो बट मैंने अपने आप को एक सेपरेट एक रूम में अपने आप को रखा हुआ था, अपनी फैमिली से सबसे अलग करके। बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी जैसे मेरे को रिकवरी स्टेज में हूँ, मेरे को अभी इतना ज्यादा ना खांसी है ना फीवर है, मैं चेक कर रहा हूँ रेगुलर, बट मेरे को हल्का कफ है, तो मैं कफ निकाल रहा हूँ उसको डायरेक्टली, मतलब अंदर नहीं करने की कोशिश कर रहा, जो भी है बाहर निकाल रहा हूँ। तो मैम मेरे को ये जानना है कि जो मैंने मेडिसिन ली थी, मेरे को मेडिसिन वही थी नॉर्मल, विटामिन सी, जिंक, पैरासीटामोल और मेंटेयर, और एक पिंक कलर की थी, वो 3 दिन तक मेरे को लेनी थी, वो मैंने ले ली। तो अभी मेरे को रेगुलर अभी कुछ और भी लेनी है दवाइयाँ, वही लूं या कुछ और क्या क्या मेरे को प्रिकॉशंस रखना है? और मेरी वाइफ को भी फीवर करीब 5 या 6 डे पहले ही हुआ था हल्का था, उसके बाद उसको कुछ नहीं है, हालांकि मेरे को डायरेक्ट टच में नहीं रही है जब से ही। तो मेरे को क्या क्या अपनी मतलब दवाइयाँ लेके रखनी है, रिकवरी स्टेज पे मेरे को क्या ध्यान रखना है, और अपनी फैमिली के लिए मुझे क्या मतलब मैं क्या करूँ उसके लिए? Okay, over to you, doctor. Yes. तो 14 डे का आपको पहले आइसोलेशन अभी खत्म हो गई है, तो आई थिंक 14 डेज के बाद में आपको आइसोलेशन की जरूरत नहीं होगी। जो ये वाटर वो आप चालू रखिए 1 महीने के लिए, तो बिल्कुल ही चालू करके रखिए। ये मेडिसिन लेनी है सर? बिल्कुल ही। तो कौन सी लेनी है सर मेरे को? जैसे विटामिन सी, जिंक और पैरासीटामोल, मेरे फीवर नहीं है। पैरासीटामोल बंद कर सकते हैं, बट विटामिन सी, जिंक, विटामिन डी। ओके, मेंटेयर करके था, मेंटेयर एल, मिंटोस ऐसा था कुछ मेडिसिन नेम। डॉक्टर सपना, कौन सी मेडिसिन होगी वो? I think it is Monter LC. Yes. नाम से मेरी जानकारी नहीं है इंडियन मेडिसिन की। ओके। तो सर आप बता दीजिए अभी मेरे को कौन कौन सी मेडिसिन रखनी चाहिए और क्या ध्यान रखना है मेरे को अभी? तो आपको थोड़ा 1 महीने तक आपको देखना पड़ेगा कि वीकनेस है, सांस में कोई तकलीफ है, ऑक्सीजन नहीं लेवल सर। डॉक्टर साहब that Monter LC kit is a Montelukast sodium and levocetirizine है। तो मोंटेलुकास्ट जो मेडिसिन है वो भी आप चालू करके रखिए, क्योंकि एस्मा जैसे है वो मेडिसिन, तो आपकी जो एयर पैसेज है वो काफी इन्फ्लेम्ड है, तो वो इन्फ्लेमेशन से जैसे एस्मा की वीजिंग हो सकती है, तुरंत ही फास्ट हो सकती है, तो वो आप चालू ही रखिए 1 महीने के लिए। ओके। तो स्टीम वगैरह लेते रहना चाहिए? स्टीम से कोई हार्मफुल तो नहीं है कि मतलब ज्यादा स्टीम 3 टाइम्स ले रहा हूँ मैं स्टीम? अगर ज्यादा बलगम है तो फिर स्टीम लीजिए। बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट वो हल्का सा रहता है, तो मेरे को ना खुद ही मेरे दिमाग में एक डर है कि कफ होगा तो मेरे लंग्स में हो जाएगा, बैठ जाएगा, मेरे को ब्रीथिंग नहीं आएगी, ये नहीं आएगा, मेरे को मतलब एक थॉट मेरी चलती रहती है, बस उससे थोड़ा सा अरुण जी बी पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव रखिए अपने आप को। आप तो बहुत यंग हैं, आपको बहुत लोगों को प्रेरणा देनी है। सबसे पहली बात तो ये, डॉक्टर साहब आंसर दें उससे पहले मैं एक ही बात कहना चाहूंगी सबसे, कि जब तक आप अपने दिमाग को स्वस्थ नहीं रखेंगे, जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता। हमें उम्मीद पॉजिटिविटी के साथ में रखनी है, और जो ये मान लेता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, बिलीव मी कि उसकी 20 to 30% बीमारी अपने आप ही खत्म हो जाती है। जी ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी हैव जी भव्या गर्ग। यस, यू मे आस्क योर क्वेश्चन। ऑलरेडी आस्क मैम। अच्छा, ऑलरेडी आस्क। ओके, वो हैंड रेज डाउन नहीं किया आपने इसलिए। ओके, नेक्स्ट वी हैव यस धनेश जी। यस, यू मे आस्क जी। Hi, Sunil, good to see you after donkey years. How are you, Dinesh? I'm good, thanks. So, Sunil, got a couple of questions for you. So, you are based at Florida? All right.
So I do vascular surgery, and in this second wave, I'm seeing more and more clotting problems, either arterial or venous, as compared to the first wave. Similar experience in US? Yes, that is, just give me 1 minute, 1 minute. Hey, Dr. Lala, can I call you back in 20 minutes? I'm in the middle of a conference call. Yeah, thank you. Yes, so it came in different waves in different places. So मार्च अप्रैल में जब ये शुरू हुआ तो न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क में बहुत भयानक था तब. But then afterwards, we were expecting the same wave in Florida, but it didn't come in Florida in March, April. It came in July. And then another wave, जैसे holiday, जैसे यहाँ पे अभी होली के बाद में शुरू हुआ है, तो यहाँ पे क्रिसमस के बाद में शुरू हो गया. So as a vascular surgeon, I'm seeing more and more clotting problems, even arterial, in the second wave, which were not so many in the first wave. So is there a similar experience in US? Yes, definitely. So there definitely is a lot of clotting issues, different presentations. We are seeing strokes, we are seeing arterial embolizations, pulmonary embolization, deep vein thrombosis. So now we are seeing all of this. Yeah, so we here now the dictum is, if somebody comes with kind of unprovoked or unknown thrombosis, it is COVID unless proved otherwise. To me, I said I talked to the ER doctors, and they say anybody who's coming with this, at least definitely run their COVID test first. Of course, they probably affected at that point. Absolutely, yeah. आप OR में जा रहे तो definitely सभी लोगों का COVID test, I'm sure आप करा ही रहे वहाँ पे. Yeah, we are doing that. And what is your preference of anticoagulation when the patients go home? So everybody is going home on Eliquis to okay. 2.5 BD? 2.5 BID, yeah. Okay. And are there any, or is there any role of ivermectin orally as a chemoprophylaxis in healthcare workers, immaterial of whether they're vaccinated or not? So there are definitely multiple studies. I think something recently has come up with the same thing. There is a lot of controversy of ivermectin going on in the United States because, they don't want the drug to come out. But that's not so much of the problem in India. So, yeah. There are some of my colleagues who don't want to take the vaccine and they are taking ivermectin. So there was a recent paper from Bhubaneswar AIIMS, and they found that there's 83% risk reduction in healthcare workers who took ivermectin. Hello? Dr. Saab, you are muted. Unmute your. No, I'm okay. Dr. Lala, yes. So yes, I completely agree with that. There are other hospitals that did similar studies in the United States. तो उन्होंने भी ivermectin दिया था अपने स्टाफ को, तो किसी को भी नहीं हुआ था कोविड. So yeah, the AIIMS follows the other study that the ivermectin was very useful in a prophylactic manner. And yes, even though we are both in a very high risk profession, so it is not that only after vaccinated I would say do it. Yeah, I also believe so. Well, thanks, Sunil. It was really good to see you again after many years, and maybe we'll bump into each other either US or India. Yeah, so he's my classmate. Oh, wow, that's wonderful. After 20 years, the classmate together. Oh, no, must be more than that. Must be more than that. Wow, that's wonderful. I mean, I left Nair at 90, so I don't know when Sunil left. So almost 35 years. Oh, it's really good. Thank you, sir. Thank you. Next, we have question Rama Gupta Thank ji. you. Yes. Thank you, sir. Yes, Rama Gupta ji. Yes, please. हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार. मेरी फ्रेंड को कोविड हुआ है, उसको 16 डेज हो चुके हैं, मतलब सिम्टम कोई भी नहीं है, नेगेटिव रिपोर्ट आई है, पर उनको वीकनेस बहुत ज्यादा है, मतलब बैठा भी नहीं जा रहा है और खांसी बहुत है अभी. तो उसके लिए वो क्या करें? खांसी ये हो रहा है क्योंकि ये बलगम अटका हुआ है. ओके. तो ये बलगम को निकालने के लिए
बलगम निकालने की मेडिसिन ले, नेबुलाइजर ले उनको, वो ले रही है, नेबुलाइजर भी ले रही, स्टीम भी ले रही है, और शायद स्टेरॉइड भी लेना पड़ेगा उनको। अच्छा स्टेरॉइड भी लेने पड़ेंगे अभी, उनके डॉक्टर से सलाह कीजिए, तो फिर वो शायद उनको स्टेरॉइड भी दे सकते हैं। तो और जैसे मैंने आपको दिखाया, प्राणायाम करिए, सूर्य नमस्कार करिए, वो भी कर रही है, प्राणायाम भी कर रही है, पर वीकनेस के लिए क्या कर सकते हैं? वीकनेस बहुत ज्यादा है। विटामिन जो है वो चालू करके रखिए, खाने के ऊपर ध्यान दीजिए। कोविड से काफी सारी वीकनेस हो जाती है, तो खाने के ऊपर ध्यान दीजिए। नहीं तो खाने में प्रॉपरली स्पेशल क्या दिया जाए? थोड़ा कुछ डिपेंडिंग प्रोटीन इंटेक ज्यादा होना चाहिए। थैंक यू। ओके ओके जी, नंद किशोर जी आप भी, सॉरी ये विक्रम जी हैं पहले, विक्रम जी। मैं भगवान चोपड़ा जी आपसे भी क्वेश्चन लेती हूँ, एक बार मैं विक्रम जी से ले लूं, देन आफ्टर दैट आई विल आस्क, ठीक है? हाँ विक्रम पूछिए। सर ये जब भी आपको कोविड के सिम्टम्स आते हैं तो बताते हैं होम आइसोलेशन में रहें, और 4th-5th डे अगर ज्यादा तकलीफ होती है हमें तो हम हॉस्पिटल जाते हैं, तब बोलते हैं लंग्स बहुत डैमेज हो गए हैं। तो कैसे पता चले हमें कब हॉस्पिटलाइज होना है या होम आइसोलेशन में रहना है? किस सिम्टम्स में होम आइसोलेशन रहें, और ये सिम्टम्स आए तो आप तुरंत एडमिट हो जाएं? तो घर में जब है तब आपकी ऑक्सीजन लेवल ऑक्सीमीटर के साथ चेक करके रखिए। तो जब भी वो ऑक्सीजन लेवल 93 से कम होते जाएगी तभी आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ओके सर, सिर्फ ऑक्सीजन लेवल आपका डाउन आता है तभी हॉस्पिटलाइज होए, नहीं तो होम आइसोलेशन में ही रहे? बिल्कुल ही। थैंक यू सो मच सर। ओके सॉरी, अनम्यूट योरसेल्फ। विक्रम आप, यस आप कुछ कह रहे थे जी। टेम्परेचर का कोई दिक्कत नहीं है, टेम्परेचर होता है तो उसके लिए अस्पताल जाने की जरूरत। ओके डॉक्टर, सिचुएशन ये है इंडिया में, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड हॉस्पिटल हैं और पेशेंट एकदम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और अभी कुछ ऐसे पेशेंट भी हैं जिनको माइल्ड कोविड है, और यदि वो हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो वो सिचुएशन और ज्यादा खराब हो रही है, क्योंकि वहां क्या हो रहा है, वो और ज्यादा इन्फेक्टेड होकर आ रहे हैं या बहुत ज्यादा इन्फेक्शन उनको फैल रहा है। तो आई मीन उस कंडीशन में यदि घर पे ही रहकर यदि कुछ किया जाए तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? तो घर में जैसे आपको कोविड हो, पहले तो आपको बिस्तर में नहीं सोना चाहिए, अब बिस्तर से बाहर हट के सोइए, प्रोन पोजीशन में या पेट के ऊपर सो के चलिए। विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, स्टीम इनहेलेशंस, आइवरमेक्टिन, ये सब चीजें चालू करके रखिए, तो फिर बीमारी कम होगी। और अगर बलगम होगी तो फिर नेबुलाइजर शुरू करिए। अगर सांस में थोड़ी तकलीफ शुरू हुई तो तभी प्रेडनिसोन या स्टेरॉइड पहले से ही शुरू करके रखिए, तो इन्फ्लेमेशन कम होते जाएगा। ओके जी, भगवान चोपड़ा जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए, अनम्यूट करिए जी। I missed out on a vital point for my wife. She's been having regularly cough and mucus also. That onset comes after every 3 months. She is not COVID. So what kind of medication prescriptions do you suggest, sir? So something to loosen up the mucus from the lung, जैसे guaifenesin होता है, ब्रोमहेक्सिन होता है, या उनको अगर कॉफ या ब्रोंकाइटिस हो गई है तो फिर उनकी जो और एग्जामिन करानी पड़ेगी आपके डॉक्टर से कि क्यों
को हर 3 महीने से ट्रबल हो रही है कि कुछ क्रॉनिक लंग In डैमेज fact, your voice is little low, so I'm not able to. आपकी तरफ से प्रॉब्लम है भगवान जी, आपकी तरफ से नेटवर्क की प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब की आवाज बिल्कुल ठीक। I know. Okay, yeah. So, yeah, we will go in for a doctor medication here, fine. And do you suggest that CT scan should be done? I believe it is not to be. It should be done. It definitely should be done. Chest X-ray में पता नहीं पड़ेगा इसी की बात में। CT scan is to be done. But मैं कहूँगा कि अभी आप रोक के रखिए, अभी कुछ नहीं करिए जब तक ये कोविड का वेव खत्म ना हो जाए। अगर ये क्रॉनिक इलनेस देर के लिए रोक के रखिए कोई भी इलाज। Fine, sir. Fine, sir. And another issue is that I had my first jab of Covishield, but it has already become due. But because of this onset of COVID with me, which is of course over, when should I be having second jab? So 3 months. Yeah, at least minimally wait for more than a month. More than a month. No, 3 months is not the criteria. It is variable. They don't know what, there is no clear cut. Everybody in the whole world is learning what to do. So yeah, that's what I also thought, that 3 months would be a little longer. By that time, the entire thing will be, first jab will be ineffective. But also since you had the COVID, that is correct. You Yeah. had the COVID. Yeah. Since you had the COVID, you have developed antibodies already in your system. They will last for 2-3 months. They don't know how long it will last for, but they will last for about 2-3 months. So then, what exactly should be done according to you? Like, somewhere in that wait time for frame, 1 more month? somewhere second month, third month, in that time frame. That's fine, sir. And third thing, I just wanted to tell that somebody raised the question of black. Can we, Bhagwan ji, can we take up other questions because No, I just wanted to tell that black fungus is called mucormycosis, and it is on account of the contaminated water in the oxygen, and it is also arising on account of use of steroids. Too much of steroids. Steroids are the causing factor because they reduce the immunity in a person, in the patient. And the impact of this black fungus is very, very severe. It may lead to loss of eyesight. It damages brain and does a lot of damage to the body system. That's what I wanted to tell you. Mycosis is a very bad disease, but unfortunately, oxygen has to be given when the patient's oxygen level jab kam ho jata, to No, but the water contamination is also contributing quite much. So in these cases. Clean water, wahan pe oxygen mein clean water. Yeah. Okay. Next we have Nand Kishore ji. जी, नंद किशोर जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए जी। सबसे पहले तो आप सब लोगों को नमस्कार है मैम। भगवान भोलेनाथ आप सबको अपना आशीर्वाद दें। इतना अच्छा कार्य सवेरे सवेरे, सैल्यूट है आप सब लोगों को। डॉक्टर सुनील सर, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, मेरी वाइफ को कोविड हुआ था और 20 अप्रैल को उनका HRCT टेस्ट हुआ जिसमें उनकी वैल्यू 9 आई और उनको मेड्रोल 18 अप्रैल से स्टार्ट कर दी थी डॉक्टर ने हमारे। 16 mg की स्टार्ट की थी 3 टाइम्स से और अब वो 4 mg की दे रहे हैं अभी 3 टाइम्स। तो अभी ऑक्सीजन लेवल उनका 99 ही आ रहा है हमेशा जब भी चेक करते हैं। तो मेड्रोल कितने लंबे टाइम तक देनी चाहिए और दोबारा HRCT टेस्ट करवाना चाहिए क्या मुझे? अब कोई प्रॉब्लम फील नहीं करती है किसी भी प्रकार की। डॉक्टर बंसल, कौन सी मेडिसिन है? मेड्रोल। Yes. मेड्रोल तो 4 मिलीग्राम लो डोज है, तो उसके साथ में डॉक्टर साहब एक बार अपनी वॉइस चेक कर लीजिए, थोड़ा सा स्लो आ रही है आपकी वॉइस जी। मेरी वॉइस? यस। जो मेड्रोल डोज है वो ले लीजिए, वो खत्म कर दीजिए। दोबारा CT स्कैन की शायद जरूरत ना हो अनलेस उनकी तकलीफ होगी सांस में। कोई प्रॉब्लम नहीं है अब उनको, बिल्कुल फाइन है वो।
तो जैसे आपके डॉक्टर देखेंगे, आपके उनकी लंग्स की एग्जामिन करेंगे, तो फिर उनको पता पड़ेगा कि कितना डैमेज है लंग्स में, तो फिर उनके हिसाब से वो आपके डॉक्टर एडवाइस करे कि दोबारा स्कैन करना है कि नहीं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अवेलेबल इतने होते ही नहीं है, वो व्हाट्सएप पे ही थोड़ा बहुत चैट कर देते हैं, वो भी ऐसा लगता है जैसे भगवान का मैसेज आया है। इस वक्त बहुत प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर से बात करना तो जैसे भगवान भोलेनाथ से बात करना जैसे इम्पॉसिबल हो गया है। ये तो आप लोगों ने, डॉक्टर सपना बंसल को बहुत बहुत नमस्कार है, इन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है। भगवान उनके घर परिवार में हमेशा सुख शांति रखे। ऐसे 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 जरूरत नहीं लग रहा है मुझे कि तुरंत ही भाग के आपको स्कैन करानी चाहिए, तो थोड़ी देर आप वेट कर सकते हैं और दोबारा देखेंगे कैसे हो रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू जी नंद किशोर जी। जी नेक्स्ट वी हैव जी पूनम गोयल जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। नमस्कार डॉक्टर साहब, और धन्यवाद करती हूँ सपना जी का, इतना अच्छा प्रोग्राम करवा रही हैं, सबको नॉलेज मिल रही है इसकी। मेरा क्वेश्चन सिर्फ डॉक्टर साहब से इतना है कि इस कोविड टाइम में मॉर्निंग वॉक करना कितना सेफ है? मॉर्निंग वॉक, आपने कहा मॉर्निंग वॉक या आपने कहा कि मॉर्निंग वॉक करने के लिए? हाँ जी। तो जब तक डिस्टेंस है किसी के से बाजू में ना हो, 6 फीट से ज्यादा डिस्टेंस हो, आपकी मास्क हो साथ में, तो उसमें तकलीफ नहीं होनी। ओके, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। बट डॉक्टर यहाँ इंडिया में जो ट्रेंड आ रहा है, लोग कह रहे हैं एयरबॉर्न हो गया है और आपका एयर में भी है, बाहर निकलना सेफ नहीं है, सेकेंड वेव है, अभी थर्ड वेव आएगी जो चिल्ड्रंस को इफेक्ट करेगी। आई मीन लॉट ऑफ फियर हियर, तो प्लीज गाइड अस। डेफिनेटली यू नो, वैक्सीन हो या ना हो, उसके साथ में आपको मास्क लगा के ही चलना है। ये वैक्सीन भगवान के दिया अमृत नहीं है कि आपको जिंदगी भर रखेगे, जिंदा रखेगे। आपकी खुद की प्रिकॉशन लेनी ही पड़ेगी आप सभी लोगों को। तो डबल मास्क करके रखिए, 6 फुट की डिस्टेंस करके रखिए। मैंने देखा था बहुत सारे लोग इंडिया में कि फर्स्ट वेव बहुत ही माइल्ड आया हुआ था, तो सबका गार्ड जो है वो बहुत ही कम हो गया था। बहुत ही सभी लोग मास्क के बिना चल रहे थे, सब कुछ हो रहा था इंडिया में। साथ में वेरिएंट भी आ गया हुआ है, बट अभी जब इतना हार्ड हो गया है, तो मे बी आप अपना मॉर्निंग वॉक 2-3 हफ्ते के लिए रोक के रखिए जब तक ये थोड़ा कम हो गए। प्रिकॉशन के साथ में ही चलिए। जी जी जी। नेक्स्ट वी हैव शिवम अग्रवाल जी। जी अपना क्वेश्चन पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली क्या है, मेरे को फर्स्ट अभी आज 9th डे है और फर्स्ट से मेरे को कोविड के माइल्ड सिम्टम्स हुए थे, लाइक 99 फीवर था, कफिंग वगैरह नहीं थी, बॉडी पेन था, हेडेक था, थोड़ा थोड़ा माइल्ड था। अभी क्या हुआ है, मतलब बॉडी पेन भी काफी रिड्यूस हो गया है और मैंने 9 डेज जो नॉर्मल कोविड का ट्रीटमेंट चल रहा है डॉक्टर से वही स्टार्ट किया और कुछ ब्लड टेस्ट भी कराए, तो ब्लड टेस्ट वर ऑल नॉर्मल। और लेकिन बट अभी क्या है कि अभी भी इवनिंग के टाइम पर तक जाते जाते 99 फीवर आ जाता है मेरे को। सो शुड आई प्रोसीड, मतलब मैं वही जो डोलो 650 और जो नॉर्मल मेडिसिन है मुझे वही कंज्यूम करनी चाहिए या फिर कुछ और भी अलग से ट्रीटमेंट करना चाहिए, बिकॉज इट्स 9th डे ऑलरेडी। कभी कभी यहाँ पे हम एंटीबायोटिक भी दे देते हैं साथ में डॉक्सीसाइक्लिन। और ट्रीटमेंट चालू है, वो चालू ही रखिए। फ्रॉम डे 8 to day 14 इज द हार्डेस्ट पार्ट। ऐसे नहीं कि 8 डे हो गया कि अभी सब कुछ छूट हो गया। डेफिनेटली वॉच फॉर एनी वर्स in the next 1 week for you. Is it normal to have 99 fever between 9th to 14th day? The fever can be normal. ओके, थैंक यू जी। राजेश्वर जी अपना क्वेश्चन पूछिए। जी जी डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार। हाँ अच्छा, ये हम लोग 5 मेंबर हैं घर में और 5 को बुखार हुआ है अभी 10-12 दिन के अंदर,
और 3 दिन में वो बुखार चला जा रहा है पैरासीटामोल वगैरह लेके, और इसके बाद लेकिन थोड़ा हल्का खांसी और जुकाम आ रहा है। तो क्या करना चाहिए इसमें? टेस्ट हमने भी कराए नहीं। पहले जो जाके टेस्ट कराइए, ये कोविड ही लग रहा है मुझे। अच्छा, तो और ये इस बीच में क्या प्रिकॉशंस लें हम लोग यहाँ? जब भी टेस्ट जाके करेंगे तो फिर डॉक्टर के साथ आपको ट्रीटमेंट शुरू करनी पड़ेगी। जो बताया हुआ है, जो आइवरमेक्टिन है, विटामिन है, जिंक है, विटामिन डी है, वो सब ट्रीटमेंट शुरू ही करनी पड़ेगी आपको। अच्छा, लेकिन 3 दिन कोविड ही हो गया हुआ है, तो इसमें देर ना करें, आप अपने डॉक्टर से कैसे भी सलाह कराइए। अच्छा डॉक्टर, और टेस्ट कैसे भी जाके कराइए, और आइसोलेशन में रहिए सभी के सब। हाँ, नहीं सभी घर में ही हैं, आइसोलेट हैं, लेकिन अभी और दूसरी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ऑक्सीजन लेवल बढ़ सकती है, ऑक्सीजन लेवल अभी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो इसके बढ़ने के पहले ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए प्लीज। हाँ, ऑक्सीजन लेवल 97 से ऊपर है अभी सबका। तो पहले 7 दिन में प्रॉब्लम नहीं होती है ऑक्सीजन, वो बाद में 8वें दिन के बाद शुरू होती है। अच्छा डॉक्टर, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं डॉक्टर सुनील जी से। डॉक्टर सुनील, यस। Thank you, Dr. Bansal, for giving the opportunity to ask the last question. Dr. Sunil and I have been, we entered medical school together 42 years ago. So he's always been as lucid and clear in his thoughts. Thank you for helping out. The quick question, Dr. Sunil, is about oxygen concentration, or oxygen concentrators rather. Because of a dearth of hospital beds in India, especially when there are surges, as well as oxygen availability, a lot of people are either holding oxygen cylinders themselves, God knows for what reason, and oxygen concentrators, either they are being rented out or they are being bought. I'm worried that, people do not themselves, while treating at home, whether under medical supervision or not, are taking oxygen themselves. Are there any guidelines or anything that you would like to speak about as far as taking oxygen at home, and if at all, at what flow rate, at what oxygen saturation? Thank you so much. Nice to see you. So the oxygen, unless the oxygen level doesn't go less than 92 to 93% or lower than that, you do not need any additional oxygen. By giving additional oxygen, it is not going to stop the COVID virus from coming in. So there is no improvement that you can see in the body by taking extra oxygen. Anything over 92, 93 is more than sufficient for the lungs, and more than sufficient for the entire body to function. So taking any more oxygen than that is not really beneficial at all. So please, my रिक्वेस्ट सभी से है कि ऑक्सीजन घर पे ऐसे रखिए मत, जहाँ पे अस्पताल में चाहिए उनको पहले ऑक्सीजन यूज करने दीजिए। जो मरीजों को ऑक्सीजन चाहिए, कॉन्सेंट्रेटर चाहिए, उनको पहले जिनको जरूरत है उनको यूज करना दीजिए। Thank you so much. Thank you. ओके, थैंक यू डॉक्टर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि यहाँ लोग इतने पैनिक में आ गए हैं कि कई चीजें होल्ड करनी शुरू कर दी हैं, जिसमें कि वास्तव में जो अपनी एक एक सांसों के लिए तरस रहा है उसको बहुत दिक्कत हो रही है। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं एक बात सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आपकी छोटी सी सेवा किसी की जान बचा सकती है, और इस पुण्य कार्य में आप लोग पीछे मत हटिए, कोई भी चीज होल्ड करके मत रखिए। इस समय बहुत ऐसे लोग हैं जिनको आपसे ज्यादा जरूरत है। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने फेसबुक पे एक पढ़ा था, जो 70 इयर्स के एक पर्सन थे, और उन्होंने देखा कि एक 40 साल की लेडी अपने हस्बैंड के साथ में आई हुई है और वो बहुत सीरियस है। उन्होंने अपना बेड उसको दे दिया और कहा कि मैं तो अपनी जिंदगी जी चुका हूं, लेकिन इसकी जान बचाइए क्योंकि इसका पूरा परिवार इसके साथ है। हमें ये भाव रखना पड़ेगा। जब तक हम समाज सेवा का भाव उस रूप में नहीं करेंगे, हम इस कोविड
जैसी महामारी से बाहर नहीं निकल सकते। ये प्रयास एक व्यक्ति के करने से नहीं होगा। डॉक्टर सुनील लाला जी प्रयास वहां से कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने हिस्से का प्रयास जरूर करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये, किसी भी स्वरूप में करिए, लोगों की सेवा जरूर करिए, लोगों का ध्यान रखिए। आप एक फोन भी करके पूछ लेंगे कि आप कैसे हैं, तो शायद मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ी दवाई होगी। दूसरी बात मैं सभी को ये कहना चाहती हूँ कि हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम 500 से ज्यादा परिवार में अभी इस समय भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें सभी लोगों का सहयोग है, सभी महानुभाव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ दवाइयां भी हैं, उनका भी हमने अरेंजमेंट किया हुआ है और समय समय पे आगे भी करते रहेंगे। और यहाँ मैं ये भी बताना चाहूंगी कि डॉक्टर सुनील लाला जी के अलावा भी पूरी यूएसए से एक टीम लगी हुई है जो इंडिया में अपनी सर्विसेज दे रही है। और आप कुछ डॉक्टर्स ने अपना कलेक्शन करके ऑक्सीजन वहां से इंडिया पहुंचा रहे हैं। आप देखिए, इनके जज्बे को मैं सलाम करती हूँ कि हिंदुस्तान से दूर बैठकर भी इन्होंने हमारे अपने देश के लिए सोचा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। एक क्वेश्चन उमा शंकर जी की तरफ से आ रहा है, शायद वो कुछ अर्जेंट है। जी जी, अनम्यूट योरसेल्फ। जी अनम्यूट। हेलो। हाँ, मैं उमा शंकर जी की बेटी हूँ। हाँ बेटा बताओ। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली ना मेरे को 14 डेज क्वारंटीन में मैं थी। उसके बाद में 6 डेज मुझे हो चुके हैं। सो मुझे 6 डेज से कंटिन्यूअस ना सर में दर्द हो रहा है, मिड सेंटर में। तो ये कोविड के बाद ऐसा नहीं है कि कोविड की बीमारी जैसे आई और खत्म हो गई और 14 दिन खत्म हो गए। डेफिनेटली यहाँ पे क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म कोविड के सिम्टम भी हमने मरीज देखने शुरू कर दिए हुए हैं। तो ठीक, आपका तो अभी एक ही हफ्ता हुआ है, तो थोड़ा आप सब्र रखिए, थोड़ा आप जो ट्रीटमेंट है वो चालू रखिए, जो डॉक्टर दे रहे हैं और हेडेक की गोली ले रहे हैं वो आप ले लीजिए। तो ऐसे नहीं, ये बिल्कुल ही फ्लू नहीं है कि तो एक हफ्ता हो गया और आप बिल्कुल काम पे लग गए, बिल्कुल ही ऐसे नहीं। ओके, एक्चुअली मैं ना मैक्सटॉम ले रही हूँ। थोड़ा सभी लोगों को संभाल रखना पड़ेगा और इसकी इफेक्ट थोड़ी लंबा चौड़ाई तक चल रही है। ओके, तो आपकी ट्रीटमेंट आप शुरू करिए, रखिए, टाइम से निकल जाएगा वो। ओके, थैंक यू। ओके, कल भी सुबह हमारे साथ में 7:30 पर डॉक्टर अनूप जी जुड़ेंगे। वो भी बहुत सीनियर मोस्ट डॉक्टर हैं, वो भी हमारे साथ यूएसए से जुड़ेंगे। और डेली हम ये मुहिम शुरू कर रहे हैं कि हर रोज हमारे साथ में कुछ ना कुछ डॉक्टर हों, जिससे कि हम अपने पेशेंट को डॉक्टर से मिलवा सकें और आज इस समय हम उनकी सहायता कर सकें। आप सभी का तन मन धन से सहयोग चाहिए, क्योंकि बिना आप लोगों के सहयोग के ये मुहिम पूरी नहीं हो सकती। इसलिए मैं अब बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए कुछ लोगों का मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगी, जिसमें सबसे पहले डॉक्टर सुनील लाला जी का, कि आपने समय निकाला। सर, मुझे भी पता है हर परिवार में परेशानी है और आपने इतना पेन लिया, उसके लिए मैं आपको हृदय की गहराइयों से सर धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतना समय निकाला। समय निकालने के बाद में हमें यहाँ समय भी दिया, लोगों के क्वेश्चन आंसर्स भी आपने लिए, और मैं चाहूंगी भविष्य में भी आपकी हमें सहायता मिलती रहे। जी, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अतुल जैन जी का, अजय गुप्ता जी का, विपिन अग्रवाल जी का, अनीता जी का, ओपी अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि खुद भी डॉक्टर हैं। और मैं आपके बारे में बताना चाहूंगी, आप खुद भी कोविड पेशेंट रहे थे। मैं चाहती हूँ कि इनका भी एक सेशन किया जाए, जिससे कि ये हम सबको बता सके कि कैसे कैसे परेशानियों का हम समाधान कर सकते हैं। जी, पूनम गोयल जी, मैं ज्यादा समय न लेते हुए आपको आमंत्रित करना चाहूंगी ताकि इस कार्यक्रम का शांति पाठ या आप जैसे भी वंदना के साथ में समापन करें। सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम 7:30 बजे पुनः जुड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करिए, जिससे कि वास्तव में जो और लोग हैं वो भी बेनिफिटेड हो पाए। क्योंकि आपका एक क्लिक, वैसे तो हम बहुत सारे मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन आपका एक क्लिक किसी की सहायता कर सकता है। जी, पूनम गोयल जी। जी,
ओम द्यो शांतिरंतरिक्षे ओम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे मां भद्राणि पश्यन्तु कश्चित् मां दुख भाग भवेत्। सभी प्राणी स्वस्थ रहें सुख रहें। ओम शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभिषेक, प्रशांत, विनय, अदिति, रमन, शौर्या, स्वाति, विवेक, रिया और अर्कजा, इन सब का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए और अच्छे कार्य करते रहिए। परमात्मा आप सबको बहुत लंबी आयु दे और इस समय को हम जल्द से जल्द काट लें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं आप सभी से विदाई लेती हूँ। डॉक्टर सपना बंसल, धन्यवाद। डॉक्टर पूनम सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। बबीता अग्रवाल जी, आपका भी धन्यवाद। अनीता जी, धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर वेरी मच। यस यस डॉक्टर, यू वांट टू से समथिंग? यस, ओके, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू to all.